हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है अंकुश कोठारी और अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 की परीक्षा में मेरी 429 रैंक आई है। यह मेरा तीसरा प्रयास था और मैंने तीनों बार मेंस की परीक्षा लिखी है और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। मैं उदयपुर शहर का रहने वाला हूँ और एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरी मदर एक निजी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है और मैं और मदर ये हम दो ही मेंबर्स हैं। पिताजी साथ में नहीं रहते हैं और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। यहाँ पे मेरा जो कॉलेज है वो मैंने बीटेक करी है आईआईटी कानपुर से। और एक मैं यहाँ पे फेमिनिज्म का एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरी मदर जो है, मेरे नाना जी ने उनको काफ़ी पढ़ाया लिखाया था, पीएचडी, एलएलबी, ये सारी डिग्रियाँ मेरी मदर ने प्राप्त की है। और मुझे 2016 में मेरे कॉलेज समाप्त होने के पश्चात जो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ करी, तो मेरी मदर का पूरा इसमें सपोर्ट रहा, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो यह एक मेरे लिए प्रेरणा का साधन रहा था जिसने मुझे मोटिवेट किया पूरी जर्नी के दौरान। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि जैसे मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने घर पे रह के उदयपुर शहर से यहीं से तैयारी करी है और दिल्ली वगैरह नहीं जाना हुआ। तो मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहूँगा सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, भले ही आप दिल्ली से तैयारी करें या आप अपने शहर से करें, अपने गांव से करें, आप कहीं से भी कर सकते हैं। और इस दौरान आप एक कोई भी इंस्पिरेशन कहीं से ले सकते हैं। इंस्पायरिंग फैक्टर होता है, वो आपको मिल सकता है आपके आसपास के वातावरण से या आपके घर वालों से, फैमिली मेम्बर्स से। तो मेरे केस में यह एक मदर, मेरी माताजी का और मेरा हमेशा से सपना रहा था कि एक देश की सेवा कर सके और मैं अपना और अपनी मदर का एंड अपने देश का नाम ऊंचा कर सकूँ। इसके अलावा अगर बात करें तो कॉलेज के तीसरे साल में मैंने एक इंटर्न करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर। यहाँ पे मेरा जो मेरे मेंटर्स रहे थे श्री नितिन गडकरी सर थे, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, और एक जॉइंट सेक्रेटरी आईएएस सर थे, ये मुझे गाइड किया करते थे। और मेरा जो काम था वो मेरी ब्रांच से रिलेटेड था, मेरी फील्ड से रिलेटेड था। बट यहाँ मैंने देखा कि एक इंजीनियरिंग के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप पब्लिक पॉलिसी में फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, तो जो आपका दायरा होता है काम करने का वो बहुत बढ़ जाता है और आप काफ़ी लोगों पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मेरा आगे का कॉलेज के बाद का लक्ष्य जो रहेगा वो सिविल सर्विसेज में जाना रहेगा। एक कॉन्फिडेंस की बात यहाँ मैं करता हूँ। जैसे अगर आप प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसा लगता है कि एक हताशा आ जाती है और लगता है कि अब क्या होगा आगे। मैं यहाँ पे यह कहना चाहूँगा कि मेरा जैसे कॉलेज आईआईटी कानपुर से रहा है और मैंने कैट की परीक्षा भी दी थी जिसमें मेरे 99.84 परसेंटाइल रहे और मेरा IIM बेंगलोर में चयन हो गया था। अब ये दोनों माने हुए कॉलेजेस में एडमिशन के बाद भी मुझे यहाँ सिविल सर्विसेज में 3 प्रयास लगे। तो निश्चित है कि मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि क्या कमी रह गई और क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे निराश नहीं होइए। ये जो परीक्षा है ये सिर्फ एक आपके स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस के अलावा बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि हार्डवर्क, परसिवरेंस और क्या आप अपने गलतियों को सुधारने में सक्षम हैं या नहीं। मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा पहले प्रयास में होता तो शायद मैं आज यह नहीं होता जो मैं आज जो इंसान में बना हूँ। और जो मुझे सीखने को मिला है पिछले 3 प्रयास में, एक जो पेशेंस मेरे में आया है, जो एक सुधार करने की क्षमता डेवलप हुई है, वो इसी वजह से। प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा मैं बात करूँगा क्योंकि मेरा हर बार ही प्रीलिम्स हुआ है और एक सक्सेसफुली अच्छे नंबर के साथ रहा है। जैसे इस साल मैं 135 to 140 आउट ऑफ 200 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नंबर्स अभी आए नहीं हैं। और लास्ट ईयर जो सीसेट पेपर 2 रहा था मेरा, उसमें 187 स्कोर था 200 में से। तो प्रीलिम्स एक थोड़ा मेरे लिए हमेशा से आसान रहा। तो मैं इस बारे में यह कहना चाहूँगा, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आप सुने और जैसा आपके लिए सही लगे आप वैसा ही करें। मेरे केस में ये था कि मैं बहुत सारे टेस्ट पेपर्स देता था। काफ़ी मॉक टेस्ट वगैरह आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्रीली मिल जाते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे मिल सकते हैं।
मैं अलग अलग कोचिंग से टेस्ट पेपर्स उठाता था और उनको एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने पहले मेरा यही रहता था फोकस कि जो बाकी तैयारी हो गई है उसके अलावा क्या मैंने मिस किया, तो मैं टेस्ट पेपर्स दूंगा और उनमें से जो भी मुझे अलग क्वेश्चंस मिले। अच्छा, यहाँ रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक डायरी में मेंटेन रखता था, उसमें जो भी अलग क्वेश्चंस आए जो मुझे नहीं पहली बार मैंने देखे या फिर मुझे डिफ़िकल्ट लगे, मैं उनको नोट डाउन करके रखता था। और ये डेली आप चाहें तो आप रिवाइज करते रहें, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी भी। बट ये तरीका एक कंसाइज नोट्स मेकिंग जो होती है ये बहुत फ़ायदा देता है। प्रीलिम्स में तो देता ही है, मेंस में तो बहुत ही फ़ायदा देता है, बिकॉज 9 पेपर्स होते हैं, आपको कंटिन्यूसली लिखना होता है, तो यहाँ पे आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते अगर आपके पास एक कंसाइज नोट्स नहीं है। नोट मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर में बात करूँगा मेंस के बारे में। जैसे मेरा कोचिंग का नहीं रहा और जो मेरा ऑप्शनल है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी पेपर जो है वो बिना कोचिंग के मैंने करा। इसमें मुझे कुछ डिफ़िकल्टीज आई। जैसे कि आप जानते हैं आजकल ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है एंड काफ़ी लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट करते हैं। इसमें अब ज़रूरत पड़ती है कि आपके जो आंसर्स हों वो दूसरों से अच्छे हों, दूसरों से यूनिक हो, तभी अच्छे नंबर आप 300 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा पिछली बारी जब मैं इंटरव्यू में अपेयर हुआ था और फाइनल सिलेक्शन से रह गया था कुछ नंबरों से, मेरा जीएस और एसए में स्कोर अच्छा था, वन ऑफ द टॉपर्स वाला स्कोर रहा था, परंतु ऑप्शनल में इट वॉज ओनली 246 मार्क्स, 246 नंबर आए थे जो एकदम लिस्ट से बाहर कर देने वाले नंबर थे। चाहूँगा कि गिव अप ना करें। जब भी ऐसा लगे कि गिव अप की स्थिति आ रही है, आगे का समझ नहीं आ रहा, तो मन में सोचें आई हैवंट कम दिस फार, ओनली टू कम दिस फार। आप प्रयास करते रहिए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। मेरे केस में भी यह हुआ कि पहले दूसरे और तीसरे टर्म में हर बारी मैंने कमियाँ देखी और उसमें इम्प्रूव किया है। हर बारी 30-40 नंबर का करीब गेन हुआ। तो आप भी देखिए कौन सा पार्ट कमज़ोर रह गया है, प्रीलिम्स में नहीं हो पा रहा है या फिर मेंस में ऑप्शन वगैरह में कम आ रहे हैं। इन पे आप बिल्कुल फोकस करें और जहाँ भी हो सके इम्प्रूव करने का स्कोप होता है तो बिल्कुल आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इस केस में गाइडेंस भी ले सकते हैं, जो सीनियर्स हैं या सेलेक्ट हो गए हैं इन लोगों से बातचीत करें, या टॉपर्स कॉपीज़ रहती है उनको गो थ्रू करके आप देख सकते हैं कि क्या कमी रह गई है। और मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। जो भी फ्यूचर एक्सपीरियंस है उन सबको मैं विशेष देना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और ये वाला प्रीलिम्स के स्कोर की, आप प्रीलिम्स की बात करें तो पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन जैसे इस बार आए थे, डेली सोवन स्पीसीज हो गया, या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का इंपोर्ट कहाँ से, किस में सबसे ज़्यादा है, और राइट टू मैरी हो गया। ये सब क्वेश्चन जो थे ये डायरेक्टली मुझे टेस्ट पेपर्स वगैरह के थ्रू याद रहे थे। तो एक तो वो स्ट्रैटेजी जैसे बताई थी कि आप टेस्ट पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। इसके अलावा एक अलग सा तरीका होता है कि आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा आता है कि समथिंग हैज़ लेड टू ड्रास्टिक चेंज, या फिर दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ड्रास्टिक, ऑलवेज, इन पे आप थोड़ा फोकस करें। और एक जैसे मिनिस्ट्री हो गया कि यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की है या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की है, तो इसमें हमेशा से थोड़ा घुमा दिया जाता है। इसके अलावा भी आप ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते हैं। और मैं यह कहूँगा एक कैलकुलेटेड रिस्क, एक इंटेलिजेंट गेस वर्क बिल्कुल करें। वैसे ऐसा कोई एक नंबर नहीं है, मतलब अगर 90 to 95 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाए तो एक अच्छी बात रहेगी। और आप अगर 4 ऑप्शंस में से 2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 2 में कन्फ्यूजन है, तो डेफिनेटली उसको अटैम्प्ट करें। तो यह सब कुछ प्रीलिम्स में आप ध्यान रखिए। और बाकी प्रीलिम्स का कुछ एक अलग से ऑप्शंस वाइज या क्वेश्चन वाइज स्ट्रेटेजी रहती है, वो अपन बात करेंगे बिल्कुल बाद में। अभी मैं एक पेपर 2 के बारे में कहना चाहूँगा, सीसेट पेपर में, जिसमें मेरा ठीक स्कोर रहा था। कि अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड है, इसमें कहते हैं कि नॉर्मली ह्यूमैनिटीज़ वालों को थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है। तो सीसेट की वजह से एक अटेम्प्ट बर्बाद हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पैसेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा श्योरिटी नहीं रहती है, परंतु जो क्वांट के मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है उसमें आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। और फॉर्मूला बेस्ड हुआ कि आपको कोई फॉर्मूला याद रखना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप पहले से थोड़ा, मेरे हिसाब से 3-4 साल के अगर आप पेपर देख के जाएंगे और उनको सॉल्व करके जाएंगे तो वो काफ़ी फ़ायदा करेगा। और उसी टाइप के लगभग क्वेश्चंस बार बार सीसेट में आते हैं।
तो थोड़ा उस पर भी फोकस करिए और ऐसा नहीं हो कि सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है परंतु उसकी वजह से अपना एक अटैम्प्ट खराब हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेंस में जीएस और एसए में जैसे मेरा स्कोर ठीक रहा, तो यहाँ पे यह मैं कहूँगा कि एसए में आप कुछ चीज़ें तैयार रख सकते हैं, जैसे कुछ एनेक्डोट्स हो गए, स्टोरीज़ वगैरह हो गई। इसमें विक्रम ग्रेवाल सर जो लास्ट ईयर जिनके एसए में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर थे, उनकी स्ट्रेटजी भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने फॉलो करी थी। उन्होंने कुछ कुछ बुक्स वगैरह हैं, जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल हो गई 1984, और भी कुछ कुछ नोबेल प्राइज़ विनर बुक्स हैं, तो वो काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ उनमें रहती है। मैंने उनकी समरी विकिपीडिया पे देख ली थी और मेरे पास 15-20 स्टोरीज़ तैयार थी जो भले ही ऐसे पॉवर्टी पे रहे या एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट पे हो, पॉलिटिक्स पे, पॉलिसीज़ पे रहे या एजुकेशन फील्ड में रहे, तो मेरे पास उनमें स्टोरीज़ तैयार थी, तो ऐसा आप कर सकते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग में यह मैंने 3 अटैम्प्ट्स में देखा कि आपका जो कंटेंट है वो तो इम्पोर्टेंट है ही बिल्कुल, उसके अलावा 2 चीज़ें मैटर करती है। एक तो आप प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हैं और दूसरा पेपर कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको कितना भी मालूम है पर अगर आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। पहले बार में मेरा पेपर काफ़ी छूट गया था, तो यहाँ पे एक टाइम मैनेजमेंट जो है इस बारे में भी मैं एक इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा, स्ट्रेस करना चाहूँगा। आप घर पे दे रहे हैं या किसी कोचिंग में बैठ के टेस्ट लिख रहे हैं, 3 घंटे का मतलब है 3 घंटे में ही करें, 3 आवर्स में, नॉट मोर देन डैट। इनफैक्ट आई वुड से कि 2 आवर्स 50 मिनट्स में आप बाद में करने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, सिग्नेचर करने भी आते हैं और इन सब चीज़ों में भी टाइम लग सकता है। इनफैक्ट एक चीज़ और यह कहूँगा कि जैसे आपका अगर आज मेंस का पेपर है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले मॉर्निंग में आप 2 क्वेश्चंस लीजिए और उनका आंसर लिख के जाएँ पहले से, ताकि एग्ज़ाम में जो एक इनर्शिया होता है, पहला क्वेश्चन जो होता है या स्टार्टिंग जो कुछ होते हैं सवाल, वहाँ पे ज़्यादा टाइम लिया जाता है यूजुअली, अपना एक इनर्शिया ब्रेक होने में टाइम लगता है, तो वो नहीं हो इसलिए आप घर पे सुबह एग्ज़ाम के सुबह 1-2 सवाल पहले से आंसर्स लिख के जाएँ। अच्छा, दूसरा मेरा एक एग्ज़ाम में मीन्स में यह थोड़ा स्ट्रेंथ रहती थी जीएस में कि फैक्ट्स कमिटीज़ वगैरह हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, यह मेरे पास तैयार रहते थे और ये मैं काफ़ी आंसर्स में यूज़ करता था। तो इसके लिए भी मैं वही कहूँगा, आप अलग से कमिटीज़ वगैरह हो गए, जो जैसे एनजीओ हो गया, एसएचजी हो गया, इनके एग्जांपल्स हो गए कुछ कुछ, लिज्जत पापड़, कुदम सिंह वगैरह, ये सब आप अलग से लिख सकते हैं और अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाएं, होलिस्टिक बनाएं, सब हेडिंग्स में डिवाइड करें और एग्जांपल्स का यूज़ करें। स्कॉलर्स वगैरह लिख रहे हैं तो उसको आप बॉक्स में बंद करिए, ब्लॉक लेटर्स में लिख सकते हैं। तो ये सब तरीका, क्योंकि 2 कॉपीज़ अगर एग्जामिनर के पास, जो चेक करने वाले के पास आ रही है, सेम कंटेंट है, परंतु एक में इजीली रीडेबल हो रहा है, तो ऑब्वियसली नंबर्स वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि हार्डली किसी कॉपी पे ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाता है और हमारा काम होना चाहिए कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनका काम आसान है। तो इसलिए आप अच्छे से अपने आंसर को विजिबल बनाएं, यह मैं कहना चाहूँगा। तो फिर मैंने यह देखा कि क्या कमी रह गई कि मेरे ऑप्शनल में 246 नंबर है। अब यहाँ मैं अपने तीनों अटैम्प्ट्स का कंपैरिजन एक बताता हूँ। जब पहली बारी मैंने मेंस लिखा था तो प्रीलिम्स के पहले तक मेरा ऑप्शनल पेपर तैयार नहीं था। यह एक बहुत बड़ी गलती थी और आपका ऑप्शनल प्रीलिम्स के पहले तैयार रहना चाहिए। प्रीलिम्स के बाद मेरा मेजर फोकस रहा था कि पेपर कंप्लीट रहे, एंथ्रोपोलॉजी का मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। मैं हालांकि नहीं कर पाया था, 70-75% 3-4 सिलेबस ही हो पाया था, परंतु मेरे 266 मार्क्स आए थे जो कि ठीक रहे थे, मैं संतुष्ट था। तो यह मैंने वापस गलती करी 2018 में कि तब मेरा मेजर फोकस रहा था जीएस और एसए पे प्रीलिम्स के बाद, और ऑप्शनल को मुझे लगा कि पहले अगर 266 आ गए व्हेन माय सिलेबस वाजंट कंप्लीट, तो दिस टाइम आई कैन डेफिनेटली गेट अराउंड 180-290 मार्क्स। अब यहाँ पे शायद कह सकते हैं और कॉन्फिडेंस हुआ, नेगलेक्ट कर दिया। और एक यह भी चीज़ है कि एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी लोग आ गए हैं, काफ़ी लोग लेते हैं, तो आपको अपने जो आंसर्स हैं वो आप किसी एक बुक पे नहीं रख सकते और किसी एक सोर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको अलग अलग जगह से करना ज़रूरी है।
यहाँ पे मैंने इस साल इस चीज़ पे वर्क करा है। और एक जो ऑप्शनल मोड है कि स्पेसिफिक आंसर्स लिखना है, स्कॉलर्स वगैरह बताना करना, यह बहुत मैटर करता है। जीएस में आप सिंपल टू द पॉइंट लिखते हैं, आप अपनी नॉलेज इतनी नहीं बताते, पर ऑप्शनल में आप जितना नॉलेज दिखा सकते हैं, जितने फैक्ट्स डाल सकते हैं, जितने स्कॉलर्स डाल सकते हैं, उतने नंबर आते हैं। तो यह मैंने इस साल करने का प्रयास किया है। अब ऑप्शनल के अलावा मैं एक यह भी कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा लास्ट टाइम ऑप्शनल में कम रहा परंतु जीएस में अच्छा रहा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बराबर फोकस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस और इंटरव्यू है, और तीनों का ही अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी एक को अवॉइड कर रहे हैं या एक सब्जेक्ट को भी अवॉइड कर रहे हैं। यह गलती ना करें, एक बैलेंस्ड वे में तैयारी करें। और रिवीजन पे वापस फोकस करूँगा, भले आप हार्ड कॉपी में बनाएं या सॉफ्ट कॉपी में बनाएं ऑनलाइन, परंतु निरंतर रिवाइज करते रहें। अच्छा, यहाँ पे अब मैं थोड़ा यह बात करना चाहूँगा कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मैंने जैसे 2 इंटरव्यू दिए थे। तो जो डैफ एक होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आप अपने बारे में बताते हैं, अपने प्राइजेस, अचीवमेंट्स, हॉबीज़, बैकग्राउंड, एजुकेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे यह था कि मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा करिक्स में इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, और कॉलेज वगैरह में भी एक म्यूज़िक क्लब का मैं पार्ट हुआ करता था, गिटार वगैरह बजाना, और स्पोर्ट्स में आगे था, बास्केटबॉल वगैरह में। तो ये सब मैंने लिखा हुआ था, और काफ़ी जो एक डेफ में जो आपने कही हॉबी सेक्शन जो होता है, ये मेरा काफ़ी भरा हुआ रहता था, और मॉक्स में मेरे से इन्हीं के बारे में चर्चा होती थी। अब एक्चुअल इंटरव्यू में यह रहा कि पिछली बार के इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें यह हुआ कि मेरे से एक भी सवाल डेफ में से नहीं आया था, और पूरा एक थोड़ा स्टैटिक और फैक्चुअल टाइप का डिस्कशन रहा था। जैसे अगर एग्जांपल दें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल के प्रोविजंस थोड़े पूछ लिए गए थे, और अभी एनजीओ के लिए क्या गाइडलाइंस आई है विजय कुमार कमेटी सर की, और एंटी डिफेक्शन को कैसे लॉ में क्या सुधार किया जाए वगैरह क्वेश्चंस थे। तो आई थिंक यह पार्ट मैंने थोड़ा जनरल स्टैटिक वाला पार्ट थोड़ा नेगलेक्ट कर दिया था, तो आप ऐसा ना करें। इफ़ इट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट, दे कुड आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन, तो आप तैयार रहें और हर एरिया को अच्छे से कवर करें। यह मैंने इस बार करने का प्रयास किया। इसके बाद अब मैं यह भी कहना चाहूँगा कि एक कॉन्फिडेंस आप कभी ना लूज़ करें, और अपने आप में भरोसा रखें, और आगे तैयारी करते रहें। इसके लिए मैं एक ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे घर में जैसे 10वीं क्लास के बाद से टीवी नहीं रहा है, टीवी मैंने देखा नहीं है, 10th के बाद से ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई, और एक फोकस रहा था ये मदर का भी और मेरा कि पहले आईआईटी को क्रैक करना है एग्ज़ाम को, एंड बाद में यूपीएससी की आईएएस की तैयारी करनी है। तो एक मैं इसमें एक जैन सिद्धांत आता है, जैसे मैं जैन हूँ, तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि एक अपरिग्रह चीज़ बोलते हैं जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी बिलोंग करती है, कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप कैसे अच्छे से रह सकते हैं और कैसे अच्छे से उनका यूटिलाइज कर सकते हैं उनको। तो इसीलिए अगर कोई हम्बल बैकग्राउंड से भी है तो मेरा उनके लिए भी यह एक मैसेज आता है कि आप यह ना समझें कि आप दिल्ली में जाके कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास एक बचपन से एक बैकग्राउंड नहीं रहा, कि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है इंग्लिश में थोड़ा अगर वीक है, या कोई भी अगर ऐसा इशू हो, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी यह ना समझिए कि या फिर ऐसा लग रहा है कि जो टॉपर्स कुछ साल के आ रहे हैं वो आईआईटी से आ रहे हैं, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, और आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप कॉन्फिडेंट रह करके अगर जाएंगे तो आप बिल्कुल अच्छा करेंगे, भले वो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ या फिर वो इंटरव्यू हुआ। तो यह सारी बात मैंने आपके समक्ष रखी है, और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप बिल्कुल अच्छे से